नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उन्नत शिक्षा में। तो आज हम करने वाले हैं सरकारी बजट व अर्थव्यवस्था के जो सभी महत्वपूर्ण MCQ है वो मैंने इस वीडियो में लिए हैं। ये वीडियो आपके CBSE टर्म 1 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूंजीगत व्यय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूंजीगत व्यय नहीं है। तो देखिए, जो हमारी कर प्राप्तियाँ होती है वह हमारा पूंजीगत व्यय नहीं है। जब कर प्राप्तियाँ हैं तो व्यय हमारा हो ही नहीं सकता। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त लाभांश सरकार का एक भाग है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से जो लाभांश प्राप्त होता है वो सरकार की किस आय का एक भाग होता है। तो ये हमारा कर प्राप्तियों का एक भाग होता है। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, सरकारी कॉलेज की फीस राजस्व प्राप्ति है क्योंकि। सरकारी कॉलेज की फीस राजस्व प्राप्ति क्यों है। यह सरकार की देयता सर्जित करती है। यह न तो सरकारी कोई देयता सर्जित करती है और न ही परिसंपत्ति में कटौती करती है। तो यही ऑप्शन हमारा सही है। यह न तो सरकारी कोई देयता सर्जित करती है और न ही परिसंपत्तियों में कोई कटौती करती है। आगे चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, राजकोषीय घाटा बराबर है। राजकोषीय घाटा किसके बराबर होता है। तो राजकोषीय घाटा बराबर होता है प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान, और प्राथमिक घाटा बराबर होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, सरकारी बजट में ऋण है। सरकारी बजट में ऋण क्या होता है हमारा। सरकारी बजट में ऋण हमारा राजकोषीय घाटा होता है। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, प्राथमिक घाटा बराबर है। प्राथमिक घाटा किसके बराबर होता है। तो प्राथमिक घाटा हमारा ऋण ब्याज भुगतान के बराबर होता है। आगे चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, राजकोषीय घाटा बराबर है। राजकोषीय घाटा किसके बराबर होता है। तो देखिए, राजकोषीय घाटा बराबर होता है हमारा ब्याज भुगतान माइनस ऋण के। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ब्याज भुगतान माइनस ऋण बराबर राजकोषीय घाटा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। या हम राजकोषीय घाटे को ऋण के बराबर भी मान सकते हैं। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा एक राजस्व व्यय है। कौन सा एक राजस्व व्यय है। तो जो सहायकी होती है वह हमारी क्या होती है, एक राजस्व व्यय होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा बराबर होता है। तो प्राथमिक घाटा किसके बराबर होता है, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। तो माइनस की जगह क्या लिख दिया है, घटा दिया है। तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, ऑप्शन सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा है। सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर, निम्नलिखित में से गैर कर राजस्व है। गैर कर राजस्व कौन सा होता है, निर्यात शुल्क, आयात शुल्क, उत्पाद शुल्क या फिर लाभांश। तो जो लाभांश है वो हमारा क्या होता है, गैर कर राजस्व होता है। प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है। सरकारी बजट का उद्देश्य हमारा क्या नहीं है। तो देखिए, संसाधनों का पुनः आवंटन, आर्थिक स्थिरता और आय की असमानताओं में कभी बजट का उद्देश्य होता है। क्षेत्रीय असमताओं में वृद्धि नहीं बल्कि क्षेत्रीय असमानताओं में कमी लाना बजट का उद्देश्य होता है। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, आय और संपत्ति की असमानताओं को कम करने के लिए सरकार निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग करती है। तो आय और संपत्ति की असमानताओं को कम करने के लिए सरकार जो है प्रगतिशील कर का प्रयोग करती है। आगे चलते हैं। आगे हमारा, आर्थिक विभाजन की समस्या का समाधान सरकार द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, प्रगतिशील कर के माध्यम से सरकार आर्थिक विभाजन की समस्या का समाधान करती है। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों का एक उदाहरण है। गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों का उदाहरण क्या है हमारा, ऋण की वसूली है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, विशेष मूल्यांकन एक उदाहरण है। विशेष मूल्यांकन किसका उदाहरण है, ये हमारा राजस्व प्राप्तियों का उदाहरण है। आगे चलते हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए विदेशी सहायता एक उदाहरण है। बाढ़ पीड़ितों के लिए विदेशी सहायता किसका उदाहरण है, ये हमारा राजस्व प्राप्तियों का उदाहरण है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, सरकार के बजट में राजस्व घाटा है, इसका वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए, इसका वित्तीयन किया जाता है हमारा ऋण लेकर और विनिवेश के द्वारा। तो 1 और 2 हमारा सही है, सी ऑप्शन हमारा सही है। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 से हमारा, सरकारी बजट स्थानीय सरकार के अनुमानित बजट के किन मुद्दों को प्रदर्शित करता है। तो जो सरकारी बजट होता है वो व्यय व्यय, निवेश व्यय, हस्तांतरण, भुगतान सभी को प्रदर्शित करता है। तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, देश की कानून व्यवस्था और रक्षा एक उदाहरण है। देश की कानून व्यवस्था और रक्षा हमारा जो है सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, वेतन पर व्यय एक उदाहरण है। वेतन पर व्यय क्या है हमारा, एक गैर नियोजित व्यय है। बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 है हमारा, सरकार द्वारा विनिवेश का अर्थ है। सरकार द्वारा विनिवेश का क्या अर्थ है, सार्वजनिक उपक्रम के पास रखे अंशों की बिक्री को ही क्या कहा जाता है, विनिवेश कहा जाता है, जब सरकार अपने विनिवेश के अंशों को बेच देती है। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मदें या तो देयता का सर्जन करती है या परिसंपत्तियों को घटाती है। तो जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं वो क्या करती है, या तो देयता लाइबिलिटीज का सर्जन करती है या फिर असेट्स को घटाती है। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, सरकार द्वारा सर्जित SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन का उद्देश्य क्या प्राप्त
प्राप्त करना है तो इनका उद्देश्य है क्या, क्षेत्रीय विकास में संतुलन लाना जो है इनका उद्देश्य होता है SEZ का। आगे हमारा प्रश्न नंबर 25, ब्याज आय किसका एक भाग है, तो ब्याज आय किसका भाग होता है, ब्याज आय गैर कर राजस्व प्राप्ति और राजस्व प्राप्ति दोनों है, तो A और B हमारा दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है हमारा एस्चिट का एक उदाहरण है। एस्चिट किसका उदाहरण होता है, तो एस्चिट जो है हमारा वो एक राजस्व प्राप्ति का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 27 है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो राजस्व प्राप्तियों की प्रकृति नियमित है, सही है। राजस्व प्राप्तियों की स्थिति में राशि को लौटाने का कोई भविष्य नहीं होता, सही है। पूंजीगत प्राप्तियां या तो परिसंपत्तियों का सर्जन करती है या सरकार की देयताओं में कमी करती है, यही हमारा गलत है, क्योंकि पूंजीगत प्राप्तियां परिसंपत्तियों का सर्जन नहीं करती बल्कि कमी करती है और देयताओं में वृद्धि करती है। ऑप्शन सी हमारा इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है हमारा सरकार MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल और माइनर एम्प्लॉयमेंट के जो हमारे खादी उद्योग के संवर्धन के लिए एक तरफ प्रोत्साहन प्रदान कर रही है, दूसरी ओर तंबाकू जैसे उत्पादों पर उच्च कर इसी उद्देश्य से लगा रही है। क्या उद्देश्य है इनका, संसाधनों का पुनः आवंटन, क्या है, संसाधनों का पुनः आवंटन। प्रश्न नंबर 29 है हमारा मुद्रास्फीति के दौरान बजट की नीति सरकारी बजट के कौन से उद्देश्य का उदाहरण है। मुद्रास्फीति के दौरान यदि बजट बनाया जाता है तो उसकी जो नीति है वो सरकारी बजट के किस प्रकार के बजट का उदाहरण है, तो इसके अंदर क्या किया जाता है, संसाधनों का पुनः आवंटन किया जाता है। प्रश्न नंबर 30 है हमारा पूंजीगत व्यय सरकार का व्यय अनुमानित व्यय जिससे सरकार की क्या होती है, परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है और देयताओं में कमी होती है, दोनों ही हमारे सही है। प्रश्न नंबर 31 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 है हमारा ऋण का पुनर्भुगतान क्या है, निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। तो ऋण का पुनर्भुगतान क्या है हमारा, पूंजीगत व्यय है, ऑप्शन बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर राजकोषीय घाटे की गणना कीजिए। ऋण उधार 9000 और ब्याज 300। तो देखिए जो ऋण उधार होता है वही हमारा राजकोषीय घाटा होता है, तो हमारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी ही हमारा राजकोषीय घाटा होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 से एक सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा 1000 करोड़ और ब्याज भुगतान 8000 करोड़ रुपए है। 10,000 करोड़ तो प्राथमिक घाटा है और ब्याज भुगतान 8000 करोड़ है। इन आंकड़ों के आधार पर राजकोषीय घाटा कितना होगा, तो देखिए प्राथमिक घाटे का फॉर्मूला होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, लेकिन यहाँ में राजकोषीय घाटा निकालते हैं तो प्राथमिक घाटे में हम ब्याज भुगतान को जोड़ेंगे तो 10,000 और 8,000 18,000 करोड़ रुपए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है हमारा सरकारी बजट में उधार है। सरकारी बजट में उधार को क्या कहते हैं, राजकोषीय घाटा कहते हैं। आगे हमारा प्रश्न नंबर 35 निम्नलिखित में से कौन सा गैर कर राजस्व है, कौन सा गैर कर राजस्व है, तो देखिए एस्चिट जो है वो हमारा क्या होता है, गैर कर राजस्व होता है। प्रश्न नंबर 36 है हमारा एक सरकारी बजट में प्राथमिक घाटे की गणना किस प्रकार की जाती है, तो प्राथमिक घाटे की गणना की जाती है लोन माइनस ब्याज अदायगी बराबर प्राथमिक घाटा। प्रश्न नंबर 37 है हमारा प्रत्यक्ष कर को प्रत्यक्ष कहा जाता है क्योंकि इसका एकत्रीकरण किया जाता है। किससे एकत्रीकरण किया जाता है, इनका आय अर्जित करने वाले लोगों से इसका एकत्रीकरण किया जाता है, इसलिए इसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 38 है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्व व्यय है। राजस्व व्यय कौन सा है हमारा, तो सहायकी जो है वो हमारी राजस्व व्यय होती है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। ठीक है, प्रश्न नंबर 39 है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति राजस्व घाटे की अवधारणा को संतुष्ट करती है, तो देखिए देयताओं का सर्जन नहीं, परिसंपत्तियों की कमी नहीं, तो दोनों ही हमारी संतुष्ट करती है, तो ए और बी दोनों हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 से हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर का संयोजन है, यानी कि कौन सा समूह प्रत्यक्ष कर दर्शाता है, तो देखिए संपत्ति कर भी प्रत्यक्ष कर है, आयकर भी प्रत्यक्ष कर है, तो डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 से हमारा निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्यक्ष कर की पहचान कीजिए। प्रत्यक्ष कर कौन सा है हमारा इनमें से, तो देखिए मनोरंजन कर, आयकर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क। तो प्रत्यक्ष कर केवल आयकर है, बाकी हमारे अप्रत्यक्ष कर है। प्रश्न नंबर 42 है निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्व प्राप्ति नहीं है, तो देखिए ऋणों की उगाही हमारी राजस्व प्राप्ति नहीं होती, ये हमारी क्या होती है, पूंजीगत प्राप्ति होती है। प्रश्न नंबर 43 है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है, तो निगम कर प्रत्यक्ष कर है, ये तीनों हमारे अप्रत्यक्ष कर है। प्रश्न नंबर 44 है हमारा सरकारी बजट में प्राप्तियों के स्रोतों में से निम्नलिखित में से कौन सा देयताओं में वृद्धि करेगा, तो देखिए उधारी जो है वो हमारी लायबिलिटीज में वृद्धि करती है। प्रश्न नंबर 45 है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है, लाभ कर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क, उपहार शुल्क। तो देखिए लाभ कर, संपत्ति कर और उपहार कर प्रत्यक्ष कर है, जबकि हमारा सीमा शुल्क जो है वो अप्रत्यक्ष कर है। प्रश्न नंबर 46 है हमारा बजट घाटे का अर्थ है। बजट घाटे का क्या अर्थ है, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, जब व्यय हमारे प्राप्तियों से ज़्यादा होता है तो घाटा होता है। प्रश्न नंबर 47 है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा बजट का घटक है, तो देखिए पूंजी बजट, राजस्व बजट दोनों ही हमारे बजट के घटक होते हैं। प्रश्न नंबर 48 है हमारा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम से प्राप्त लाभांश सरकार की क्या है, तो ये हमारी सरकार की गैर कर राजस्व प्राप्ति होती है। प्रश्न नंबर 49 है निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्ति है, तो पूंजीगत प्राप्ति कौन सी है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की एक निजी क्षेत्र को बिक्री करना, सी हो
हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर। प्रश्न नंबर 50 है हमारा, यदि अनुमानित सरकारी प्राप्तियां अनुमानित सरकारी व्यय से अधिक है तो क्या कहा जाता है? जब प्राप्तियां अधिक हो और व्यय हमारे कम हो तो इसे क्या कहा जाता है? बजट अधिशेष कहा जाता है, बजट सरप्लस कहा जाता है। प्रश्न नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर कर राजस्व प्राप्ति नहीं है? कौन सी गैर कर राजस्व प्राप्ति नहीं है? वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी हमारा जो है राजस्व प्राप्ति नहीं है। स्कूल बिल्डिंग का बनाना है, स्कूल बिल्डिंग का बनाना हमारा क्या है? पूंजीगत व्यय होता है, सभी के लिए बनाई जाती है। अस्पताल का बनाना भी हमारा क्या है? पूंजीगत व्यय है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है? सरकारी बजट का उद्देश्य हमारा कौन सा नहीं है? क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि, जबकि सरकारी बजट का उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय विषमताओं में कमी। प्रश्न नंबर 54 है हमारा, पूंजीगत प्राप्तियों में सम्मिलित है, क्या क्या सम्मिलित है? उधारी केवल पूंजीगत प्राप्तियों में सम्मिलित होता है। प्रश्न नंबर 55 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर नहीं है? निगम कर हमारा अप्रत्यक्ष कर नहीं है क्योंकि ये प्रत्यक्ष कर होता है। प्रश्न नंबर 56 है हमारा, उधार बराबर है, उधार किसके बराबर होता है? राजकोषीय घाटे के बराबर होता है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 57 है, उधार पूंजीगत प्राप्तियां हैं क्योंकि, क्यों है उधार पूंजीगत प्राप्ति? क्योंकि यह देयताओं का सर्जन करता है, लाइबिलिटीज का सर्जन करता है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 58, राजस्व घाटा बराबर है, किसके बराबर होता है? राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। प्रश्न नंबर 59 है हमारा, ब्याज आय भाग है, ब्याज आय किसका भाग होता है? राजस्व प्राप्तियों का भाग होता है। प्रश्न नंबर 60 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत व्यय का भाग है? पूंजीगत व्यय का भाग होता है मेट्रो के निर्माण पर व्यय। जितने भी सार्वजनिक कार्य किए जाते हैं ये सभी हमारे पूंजीगत व्यय के भाग होते हैं। अगला है हमारा, रिक्त खालिस्तान पर आधारित प्रश्न। तो देखिए, रिक्त और खालिस्तान के प्रश्नों को भी एमसीक्यू में शामिल किया जाता है, तो इन्हें भी मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। प्राथमिक घाटा डैश करने के लिए सरकार की उधार आवश्यक है, तो प्राथमिक घाटा क्या है? ब्याज भुगतान के अतिरिक्त करने के लिए सरकार की उधार जो है वो आवश्यक होती है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे, डैश सरकार की राजस्व प्राप्ति है। राजस्व प्राप्ति क्या है? एक सार्वजनिक उपक्रम एलआईसी से लाभ, तो एलआईसी से जो सरकार को लाभ हो रहा है वो उसकी क्या होती है? राजस्व प्राप्ति होती है। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, एक सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा शून्य होगा कब? प्राथमिक घाटा शून्य कब होता है? जब राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान के बराबर हो जाता है, क्योंकि प्राथमिक घाटा बराबर होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। जब दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो दोनों का अंतर हमारा शून्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, प्राथमिक घाटा शून्य होगा यदि, कब होगा प्राथमिक घाटा शून्य? जब राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, अगला है हमारा प्रश्न नंबर 5 है, भारत में एक संविधानात्मक आवश्यकता में संसद के समक्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों व व्यय का विवरण रखना है। इसका अर्थ है कि जो बजट सरकार प्रस्तुत करती है वो किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत किया जाता है? तो अनुच्छेद 112 के तहत जो है सरकार बजट प्रस्तुत करती है और 110 के तहत जो है धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 हमारा, जब सरकार राजस्व के तरीके से जितना व्यय संग्रहण करती है उससे अधिक व्यय करती है, यानी कि प्राप्तियों से ज़्यादा उसका यदि व्यय हो रहा है तो क्या होता है? बजट घाटा होता है हमारा। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, 2016 में भारत के डैश वित्त मंत्री थे जब काले धन के नियंत्रण के लिए विमुद्रीकरण हुआ, यानी कि जब 2016 में नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तब वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली जी थे। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, विश्व बैंक से प्राप्त सहायता की डैश प्राप्ति है। विश्व बैंक से प्राप्त सहायता हमारी क्या है? राजस्व प्रारूप प्राप्ति है। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 9 है, ऋण की उगाही एक प्राप्ति है, उसका प्रारूप। तो ऋण की उगाही हमारा क्या है? ऋण की उगाही हमारी क्या है? पूंजीगत प्राप्ति है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 है हमारा, पूंजीगत व्यय से आज से एक वित्तीय वर्ष के सरकार के अनुमानित व्यय से है जो सरकार की देयता में क्या करता है? देयता में क्या करता है? कमी करता है, लाइबिलिटीज़ में कमी करता है, उसे पूंजीगत व्यय कहा जाता है। अगला देखिए, अगला हमारा सत्य तथा असत्य कथन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इन्हें भी एमसीक्यू में शामिल किया जाता है, तो मैंने वीडियो में इन्हें भी शामिल किया है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए क्या है, यह शून्य प्राथमिक घाटा आवश्यक सरकारी उधार को दर्शाता है। राजकोषीय घाटा सरकार की ऋण आवश्यकता को दर्शाता है, सही है। राजकोषीय घाटा प्राथमिक घाटा तथा ब्याज भुगतान का योग है, ये भी हमारा सही है। ठीक है, एक शून्य प्राथमिक घाटा शून्य राजकोषीय घाटा दर्शाता है, ये हमारा गलत है, तो असत्य हमें इसमें चुनना था। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, सही कथन ढूंढना है हमें इसमें से। तो पूंजीगत प्राप्तियों से सरकार की परिसंपत्तियां कम होती है, ये हमारा सही है या नहीं है? ये हमारा सही है या नहीं है, बताइए। तो ये भी हमारा सही है। और दूसरा, राजस्व प्राप्तियां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का योग है, ये भी सही है। और पूंजीगत प्राप्तियों से सरकार की परिसंपत्तियां हमारी क्या होती हैं? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। तो ये भी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, तो दोनों ही सही है, गलती से इसमें दोनों ऑप्शन सही हमारे आ गए हैं, तो दोनों ही क्या है? ये हमारे सही है। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की ओर। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 3 है हमारा, सरकारी ऋण की स्थिति में गलत विकल्प को चुनिए। सरकारी ऋण की स्थिति में गलत विकल्प, यह अर्थव्यवस्था में स्फीति को निमंत्रण देती है, सही है। यह निजी निवेश को प्रोत्साहित करती है, सही है।
वर्तमान पीढ़ी को सरकार के ऋण का भुगतान करने के लिए कर का भार उठाना पड़ता है, ये हमारा गलत है। तो गलत ही हमें चुनना था, तो सी हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 में भी हमें गलत कथन को ढूंढना है। ठीक है, एक सरकारी बजट चालू वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियां तथा व्यय है। सरकारी बजट जो है अनुमानित प्राप्तियां तथा अनुमानित व्यय है। ठीक है, एक सरकारी बजट अग्रिम वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियां तथा व्यय, पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की परिसंपत्तियों को कम करती है। साइकी को सरकार का पूंजीगत व्यय नहीं माना जाता है। हमारा सही उत्तर क्या है कि ये चालू वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियां व्यय नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है, अग्रिम वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियां तथा व्यय होता है। तो गलत कथन ढूंढना था, ये हमारा सही उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सा कथन हमारा यहाँ पे असत्य है, कौन सा कथन हमारे यहाँ पे असत्य है। तो देखिए, राजस्व प्राप्तियों में केवल कर सम्मिलित है। तो देखिए, राजस्व प्राप्तियों में केवल कर ही सम्मिलित नहीं होते, बल्कि गैर कर आय को भी शामिल किया जाता है। तो ये ही हमारा यहाँ पे क्या होगा, असत्य होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। फिर से हमें असत्य छांटना है। तो देखिए, सरकारी व्यय अग्रिम आय के स्तर को ऊंचा नहीं करती है। सरकारी व्यय अग्रिम आय के स्तर को ऊंचा करती है, ये सही है। तो जब ये हमारा सही है तो सरकारी व्यय अग्रिम आय के स्तर को ऊंचा नहीं करती है, ये हमारा गलत हो जाएगा। और असत्य हमें इसमें छांटना था, तो ए हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए। असत्य कथन को पहचानना है। सरकार अपने बजटीय घाटे का वित्तीयन ऋण विनिवेश वित्तीय घाटे के माध्यम से करती है, सही है। राजकोषीय घाटा उधार के बराबर होता है, सही है। ऋण की उगाही एक राजस्व प्राप्ति है, गलत है, क्योंकि ऋण की उगाही क्या होती है, हमारी पूंजीगत प्राप्ति होती है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन इनमें से सही है। तो देखिए, राजस्व घाटे में गिरावट से निम्न राजकोषीय घाटा होता है, ये हमारा सही है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है। सरकार द्वारा निवेश पर लाभांशिक राजस्व प्राप्ति है। सरकार को कर भुगतान करके करदाता कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता। राजकोषीय घाटा शून्य है यदि सरकारी बजट में ऋण के लिए कोई प्रावधान नहीं है, ये भी सही है हमारा। तो सरकार द्वारा अंशों की खरीद राजस्व व्यय का एक हिस्सा है, ये हमारा क्या है, गलत है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आयकर वह जिसका भार उपभोक्ता पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, सही है। प्रत्यक्ष कर की पहुंच अप्रत्यक्ष कर की अपेक्षा सीमित है, सही है। सरकारी बजट एक मौद्रिक नीति का उपकरण है, ये हमारा गलत है, क्योंकि सरकारी बजट किसका उपकरण है। सरकारी बजट जो है हमारा राजकोषीय नीति का उपकरण है। तो देखिए, अब हमारे कथन आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि जो स्टेटमेंट्स होती है उनके आधार पर जो एमसीक्यू बनते हैं वो हमारा ये है। हमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में दिया गया है, ए ऑप्शन होगा यदि दोनों कथन सत्य है, बी ऑप्शन होगा यदि दोनों कथन असत्य है, सी ऑप्शन होगा यदि कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है, और डी ऑप्शन होगा यदि कथन 2 सत्य है तथा कथन 1 असत्य है। तो चलिए हम कथनों पर चलते हैं। पहला कथन है, सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों से परिसंपत्तियों में कमी होती है अथवा देयताओं में वृद्धि होती है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कर तथा गैर कर प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियों के 2 स्रोत है, तो ये हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि ये पूंजीगत प्राप्तियों के स्रोत नहीं है बल्कि राजस्व प्राप्तियों के स्रोत है। तो जब हमारा 1 सही और 2 गलत हो तो क्या जाएगा ऑप्शन हमारा, बताइए ऑप्शन क्या जाएगा हमारा, ऑप्शन जाएगा हमारा डी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि 1 हमारा सही है और 2 हमारा। तो देखिए यहाँ हमारा पहला ऑप्शन, पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो हमारी सही है और दूसरी स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो ऐसे में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। आगे हमें देखिए फिर से 2 कथन दिए हुए हैं। राजकोषीय घाटे से अभिप्राय एक राजकोषीय वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियों के ऊपर कुल व्यय का आधिक्य है। कथन 2 है, यह सरकार की कुल ऋण आवश्यकताओं को इंगित करता है, यह सरकार की कुल ऋण आवश्यकताओं को इंगित करता है। तो देखिए पहला हमारा राजकोषीय घाटे से अभिप्राय एक राजकोषीय वर्ष के दौरान कुल प्राप्ति के ऊपर कुल व्यय का आधिक्य है, बिल्कुल सही है। यह सरकार की कुल ऋण आवश्यकताओं को इंगित करता है, यह भी हमारा सही है। जब दोनों सही है तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला है हमारा 3 है हमारा, कथन सरकारी बजट का उद्देश्य अपनी कराधान तथा व्यय नीति द्वारा क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करना है, बिल्कुल सही है। सरकार आर्थिक विकास के संवर्धन के लिए पिछड़े क्षेत्रों में SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना करती है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। और जब दोनों सही हो तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे तथा ब्याज भुगतान का अंतर है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, राजकोषीय घाटे में से ऋण घटाकर प्राथमिक घाटा मिलेगा, प्राथमिक घाटा मिलेगा। राजकोषीय घाटे में से यदि हम ऋण को घटा दें तो प्राथमिक घाटा मिलेगा, ये गलत है। जबकि राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटाने पर प्राथमिक घाटा मिलता है।
तो एक सही है, 2 गलत है, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, देश की संवर्धित दर को गति देने के लिए सरकार संसाधनों का आवंटन करती है। गलत है ये। सरकार कर नीति का प्रयोग करके संसाधनों की गतिशीलता के लिए करती है। सरकार कर नीति का प्रयोग सरकार की गतिशीलता के लिए करती है। तो ऑप्शन हमारा कथन 2 सही है। तो जब 2 हमारा सत्य हो और 1 हमारा असत्य हो तो ऑप्शन डी हमारा बनेगा। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसका प्रभाव तथा घटना एक ही व्यक्ति पर पड़ते हैं, बिल्कुल सही है। और जब दोनों सही होते हैं तो ऑप्शन ए हमारा जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। निजी वस्तुएं वे वस्तुएं एवं सेवाएं हैं जिनका उपयोग जनता द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। तो ये हमारा क्या है, गलत है। उन्हें तो सार्वजनिक वस्तुएं कहा जाता है। सार्वजनिक वस्तुएं बहिष्कर्ता वह प्रारूप में प्रतिद्वंदी है। तो ये भी क्या है, हमारा गलत है। और जब दोनों हमारे गलत है तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। 8 देखिए, 8 का है, राजस्व घाटे में वृद्धि से उच्च राजकोषीय घाटा होगा। तो ये हमारा गलत है, ऐसा नहीं होता। राजकोषीय घाटा और गैर ऋण द्वारा प्रभावित होता है, जिससे राजस्व घाटे के अतिरिक्त सरकार के पूंजीगत प्राप्तियों तथा पूंजीगत व्यय का भी सर्जन होता है। तो ये हमारा सही है। जब 2 सही है और 1 गलत है तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। 9वां है हमारा, वे प्राप्तियां और व्यय जिसका संबंध केवल चालू वित्तीय वर्ष से होता है उन्हें राजस्व बजट में शामिल किया जाता है। बिल्कुल सही है। वे प्राप्तियां तथा व्यय जो सरकार की परिसंपत्तियों तथा देयताओं से संबंधित होते हैं उन्हें पूंजीगत बजट में शामिल किया जाता है। ये भी हमारा बिल्कुल सही है। और जब दोनों सही होते हो ऑप्शन ए हमारा जाएगा। आगे हमारा, सरकारी बजट सरकार की वास्तविक प्राप्तियों तथा भुगतान का एक विवरण होता है। तो ये हमारा क्या बताइए, सही है? नहीं, गलत है। वास्तविक नहीं होता, अनुमानित होता है ये। बजट पिछले वर्ष में सरकार के वित्तीय कार्य प्रदर्शन तथा आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय, बिल्कुल सही है। तो दूसरा हमारा सही है, पहला गलत है, तो ऑप्शन डी हमारा इसका सही उत्तर होगा। तो अब देखिए, ये हमारे अभिकथन और कारण वाले प्रश्न हैं। ये इन्हें भी सीबीएसई ने अपने एमसीक्यू प्रश्नों में महत्वपूर्ण स्थान दिया हुआ है। तो देखिए, ऑप्शन ए तब होता है जब ए और आर दोनों सही है और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं है। ए गलत है, आर सही है, और अभिकथन ए सही है लेकिन आर गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला है हमारा अभिकथन ए, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। तो क्या है, ये हमारा सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। सभी अप्रत्यक्ष कर वस्तुएं एवं सेवाओं के उत्पादन तथा बिक्री पर लगाए जाते हैं। तो दोनों ही हमारे बिल्कुल सही है और एक दूसरे की व्याख्या है। तो इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन ए जाएगा। अभिकथन ए और कारण दोनों ही सही है और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। अगले की ओर चलते हैं। अगला है हमारा, सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां परिसंपत्तियों में कमी तथा देयताओं में वृद्धि करती है। सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां परिसंपत्तियों में कमी तथा देयताओं में वृद्धि करती है। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, गलत है। ठीक है। दूसरा है, कर तथा गैर कर प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियों के 2 स्रोत है। कर तथा गैर कर प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियों के 2 स्रोत रहे। तो देखिए, सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां परिसंपत्तियों में कमी अथवा देयताओं में वृद्धि करती है, ये हमारा सही है। और कर तथा गैर कर प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियों के 2 स्रोत रहे, ये हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये राजस्व प्राप्तियों के स्रोत होते हैं। तो यहाँ पे हमारा अभिकथन ए जो है वो सही होगा, लेकिन कारण आर जो है हमारा गलत है। आगे चलते हैं। अगला अभिकथन है, ऋण का पुनः भुगतान एक पूंजीगत व्यय है। पूंजीगत व्यय या तो परिसंपत्तियों में वृद्धि करते हैं या देयताओं में कमी करते हैं। ठीक है। पूंजीगत व्यय या तो परिसंपत्तियों में वृद्धि करते हैं या देयताओं में कमी करते हैं। तो दोनों ही हमारे इसमें क्या होंगे, सही होंगे। और सही होंगे तो अभिकथन ए और कारण दोनों सही है। कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सार्वजनिक उपक्रम के पीयूसी के 40% अंशों की निजी कंपनी को बिक्री राजस्व प्राप्ति का एक उदाहरण है। क्या ये राजस्व प्राप्ति का उदाहरण होगा? ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्व प्राप्तियां परिसंपत्तियों तथा देयताओं पर कोई प्रभाव नहीं डालती। राजस्व प्राप्तियां परिसंपत्तियों तथा देयताओं पर कोई प्राप्ति नहीं डालती। तो ये हमारा क्या है, गलत है। लेकिन ये हमारा क्या है, सही है कि पीएसयू के 40% अंशों की निजी कंपनी को बिक्री राजस्व प्राप्ति का क्या है, एक उदाहरण है। ठीक है। राजस्व प्राप्ति का क्या है, एक उदाहरण है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, अभिकथन राजकोषीय घाटा कुल व्यय पर कुल प्राप्तियों का आधिक्य है। राजकोषीय घाटा कुल व्यय पर कुल प्राप्तियों का आधिक्य है। ठीक है। अगला है हमारा, उधार पूंजीगत प्राप्तियां हैं तथा सरकार की देयताओं का सर्जन करते हैं। उधार जो है वो पूंजीगत प्राप्तियां हैं तथा सरकार की देयताओं का क्या करते हैं, सर्जन करते हैं।
तो देखिए राजकोषीय घाटा तब होता है जब जो है कुल व्यय कुल प्राप्तियों से अधिक होते हैं। यहाँ पे सेंटेंस में गलती है, होना चाहिए था कि जब कुल व्यय कुल प्राप्तियों पर अधिक्य होता है। ठीक है, उधार पूंजीगत प्राप्तियाँ तथा सरकार की देयताओं का सर्जन करती है। तो ये हमारा क्या है, सही है, और ये भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न नंबर 6 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 क्या है हमारा, अभिकथन। सरकारी बजट अर्थव्यवस्था में कीमतों में स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। मंदी के दौरान सरकार अधिशेष बजट का प्रयोग कीमतों में कमी तथा बजट घाटे के लिए करती है। ठीक है, मंदी के दौरान सरकार अधिशेष, तो देखिए मंदी के दौरान जो सरकार है वो अधिशेष बजट का प्रयोग नहीं करती। ठीक है, मंदी के दौरान क्या होता है, अधिशेष बजट का प्रयोग कीमतों में कमी तथा बजट घाटे के लिए किया जाता है। सही है, सरकारी बजट अर्थव्यवस्था में कीमत स्थिरता का एक महत्वपूर्ण साधन है, ये भी हमारा सही है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 7 है हमारा, अभिकथन है। सरकार द्वारा ऋण की उगाही पूंजीगत प्राप्ति का एक भाग है। बिल्कुल सही है ये। विश्व से प्राप्त ऋण को पूंजीगत प्राप्तियाँ समझा जाता है। दोनों ही हमारे सही है, और जब दोनों सही होते हैं तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। 8 है हमारा, राजस्व घाटे को राजस्व प्राप्ति के ऊपर राजस्व व्यय के आधिक्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। बिल्कुल सही है ये हमारा। अर्थव्यवस्था में अधिक सरकारी व्यय से मुद्रास्फीति होती है। अर्थव्यवस्था में यदि सरकारी व्यय होगा तो अधिक मुद्रास्फीति होगी, ये भी सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन बी को हम इसमें सही मानेंगे। आगे हमारा अभिकथन 9 है हमारा, समग्र मांग में वृद्धि करने के लिए सरकार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करती है। ठीक है, सरकार जो है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करती है। और आगे हमारा प्रत्यक्ष करों का निर्धनों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। तो देखिए समग्र मांग में वृद्धि करने के लिए सरकार जो है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करती है। क्या ये ऐसा है? नहीं है ऐसा बिल्कुल। और प्रत्यक्ष करों का निर्धनों पर अधिक प्रभाव पड़ता है, ये हमारा सही है। तो ऑप्शन सी होगा। अभिकथन ए गलत है, लेकिन कारण आर हमारा सही है। 10 है हमारा, सरकार निर्धनता रेखा से नीचे वाले परिवारों को अनिवार्य सामग्री जैसे खाद्यान्न मुफ्त प्रदान करती है। बिल्कुल सही है ये हमारा। सरकारी बजट के उद्देश्य से एक आय तथा धन की असमानता को कम करना है। तो दोनों ही हमारे ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अभिकथन ए और कारण आर दोनों ही सही है, और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। देखिए नेक्स्ट हमारा केस स्टडी आधारित प्रश्न है। इसमें क्या होता है, आपको एक गद्यांश दिया जाता है और गद्यांश के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर जो है वो देने होते हैं। ठीक है, तो गद्यांश का इसमें कोई विशेष रोल नहीं होता। यदि आपने अपने सिलेबस को अच्छे से किया हुआ है तो आप गद्यांश को बिना पढ़े भी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, लेकिन अच्छा यही होता है कि पहले आप गद्यांश को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर दें। तो जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? तो देखिए जीएसटी भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। आगे चलते हैं। आगे हमारा जीएसटी के लिए अधिकतम दर क्या है? तो देखिए जीएसटी के लिए जो दर है वो हमारी क्या क्या है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये हमारी 5 दरें हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या है हमारी 28% है। आगे चलते हैं। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष है। तो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष जो देश के वित्त मंत्री होते हैं वही हमारे जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। भारत में जीएसटी के प्रारूप है। कितने प्रारूप है? प्रारूप का मतलब है कितने टाइप का है। तो भारत में जो हमारा जीएसटी है ये हमारा कितने टाइप का है? तो ये हमारा 3 टाइप का है। ठीक है, ये हमारा 3 टाइप का, बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में मैंने जितने भी सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने अपनी इस वीडियो में शामिल किया है। आप आगे आने वाले चैप्टर्स की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।